तो बच्चों देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे परासरण के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस परासरण के बारे में। परासरण को पढ़ाने से पहले हम आपको एक टॉपिक के बारे में और बताना चाहते हैं। विसरण किसे कहते हैं? विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है? विसरण। विसरण की क्रिया में आप जानते हैं गैसों में विसरण क्रिया होती है। पदार्थों के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अगर देखा जाए अधिक सांद्रता से कम, यदि पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। आप पढ़े होंगे विसरण की परिभाषा, पहले भी पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में। तो विसरण क्या होता है, क्लियर होगा? पदार्थों के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल, अगर हम इत्र, एग्जाम्पल में हम लिख दें इत्र, परफ्यूम। आप जानते हैं अगर कमरे में इत्र की शीशी खोल दिया जाए तो उसकी गंध धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। किसके कारण? विसरण के कारण। अगर बत्ती को जला दिया जाए कमरे में तो उसकी गंध धीरे धीरे पूरे कमरे में क्या करती है? फैल जाते हैं। किसके कारण? विसरण के कारण। क्योंकि विसरण में पदार्थों के जो अणु होते हैं अधिक सांद्रता से किधर जाते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे परासरण क्या है, इसके बारे में ध्यान दीजिए आप। परासरण किसे कहते हैं? जस्ट अपोजिट इसका पढ़ना है आपको। परासरण को डिफाइन कीजिए। अब यहाँ पर परासरण क्रिया हम विलयन में पढ़ेंगे। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, ध्यान दीजिएगा। विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते थे अणु, लेकिन परासरण की क्रिया में क्या होगा? विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या मिला आपको? विलायक के अणु कम सांद्रता से किधर जा रहे हैं? अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं। पदार्थों, ये विलयन, जैसा कि आप जानते हैं विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय होते हैं और एक विलायक होता है। जैसा कि आप जानते हैं विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय होते हैं और विलायक होते हैं। विलेय को क्या कहते हैं? जिस पदार्थ को घोलते हैं उसे विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसको विलायक कहते हैं। तो विलायक के अणु, किसके अणु? अगर देखा जाए तो विलायक के अणु कम सांद्रता से किधर जाएंगे? अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? परासरण के अंतर्गत आता है। तो क्लियर हुआ? परासरण का परिभाषा क्या लिखेंगे? परासरण की क्रिया में विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। अगर हम इसको ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर आता है कभी कभी। इसको एग्जाम्पल अगर हम दिखाएं, अगर ये विलयन है, ये विलयन है और इधर विलायक है, एक साइड में विलयन है एक साइड में विलायक है, बीच में क्या है? एसपीएम। एसपीएम को क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ जाता है एसपीएम किसे कहते हैं, अर्ध पारगम झिल्ली किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो विलायक के लिए पारगम में हो, अन्य पदार्थों के लिए क्या हो, अपारगम में हो, ऐसे झिल्ली को अर्ध पारगम झिल्ली कहा जाता है। तो विलायक के अणु किधर जाएंगे, विलायक के अणु विलयन की ओर जाएंगे, कम सांद्रता से किधर जाएंगे, अधिक सांद्रता की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, किससे होकर के गुजरते हैं, एसपीएम से होकर के गुजरते हैं। तो क्लियर हुआ। परासरण किसे कहते हैं, परासरण की प्रक्रिया में विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। और इसी परासरण के आधार पर अगर देखा जाए तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। परासरण दाब के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपरासारी विलयन होता है। एक होता है अति परासारी विलयन, अति परासारी विलयन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और एक होता है आपका अल्प परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो विलयन कितने प्रकार के होंगे बताइए। परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर परासरण दाब कहते हैं किसे बताइए। परासरण दाब अगर देखा जाए तो परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब वह दाब होता है, परासरण दाब विलयन का द्रव स्थैतिकी दाब होता है, द्रव स्थैतिकी दाब। परासरण दाब अगर देखा जाए तो विलयन का कौन सा दाब होता है, द्रव स्थैतिकी, द्रव स्थैतिकी दाब होते हैं। कौन, परासरण दाब। ऑस्मोसिस प्रेशर, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर, इसको शॉर्टकट में किससे दिखाते हैं, ओपी द्वारा दिखाते हैं। बताइए ओपी क्या है। परासरण दाब एक प्रकार के द्रव स्थैतिकी दाब होते हैं जो विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोकता है। आप बताइए विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ओपी। ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब जो होते हैं द्रव स्थैतिकी दाब होता है जो विलायक के अणुओं में विलयन में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। या अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, या कह सकते हैं विलयन और विलायक को अलग रखने का कार्य कौन करता है, अर्धपारगम झिल्ली करते हैं। इस अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं पर क्या कर दिया जाए, डाला गया वह दाब जो विलयन में विलायक के अणुओं को जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ऐसे दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब या ऑस्मोसिस प्रेशर कहा जाता है। और इसी परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, समपरासारी विलयन, अति परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो आप इसके बारे में समझिए। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, समान ताप पर, ध्यान दीजिएगा, समान ताप पर यदि विलयन का परासरण दाब समान होता है
समान ताप पर विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, तो ऐसे दाब को क्या कहते हैं? समपारासारी विलयन कहा जाता है। समपारासारी विलयन में कह सकते हैं विलायक के अणु विलयन में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं ये उत्क्रमणीय प्रावस्था होती है। कहने का मतलब अगर इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, अगर ये आरबीसी है, मान लीजिए आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये ब्लड कोशिकाएं होती हैं। इस ब्लड कोशिका को हम ऐसे विलयन में रख दें, इस ब्लड कोशिका को हम ऐसे विलयन में रख दें कि कोशिका का जो परासरण दाब है या कोशिका के जो सांद्रता होगी वही सांद्रता विलयन की होगी। ऐसी स्थिति में जल के अणु H2O, ऐसी स्थिति में जितने H2O इस सेल से बाहर जाएंगे उतने ही जल के अणु क्या करेंगे, उतने ही जल के अणु विलयन से कहाँ जाएंगे? इस सेल के अंदर जाएंगे। तो क्लियर हुआ? समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? समान ताप पर यदि विलयनों का परासरण दाब समान होता है तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समपरासारी विलयन कहा जाता है। और समपरासारी विलयन में जब आरबीसी कोशिकाओं को रखा जाता है तो इसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जितने विलयक अणु अंदर जाएंगे उतने ही विलायक अणु अंदर से बाहर निकलेंगे, अर्थात कह सकते हैं इनके बीच उत्क्रमणीय प्रावस्था पाई जाती है। अति परासारी विलयन किसे कहते हैं? समान ताप पर, ध्यान दीजिएगा, अति परासारी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब क्या होते हैं? अधिक होता है, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अति परासारी विलयन कहा जाता है। अब देखो, अगर हम आरबीसी को कहां पर रख दें? देना जी, इस आरबीसी को ऐसे विलयन में रख दें जिसकी सांद्रता आरबीसी से कम है, जिसकी सांद्रता आरबीसी में पाए जाने वाले जीव द्रव्य की सांद्रता से उसकी सांद्रता कम होती है। आप बताओ, ऐसी स्थिति में जल के अणु क्या करेंगे या ऐसी स्थिति में विलायक के अणु क्या करेंगे? बाहर से क्या करते हैं? अंदर जाने लगते हैं। ये आरबीसी है। अति परासारी विलयन का एक बार और डिफाइन सुनिए। समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है ऐसे विलयन अति परासारी विलयन कहलाते हैं। और ऐसे विलयन में अगर आरबीसी को रखा जाता है तो विलायक के अणु अंदर जाने लगते हैं, विलायक के अणु आरबीसी के अंदर जाने लगते हैं, जिसके कारण इनके आकार बढ़ते चले जाते हैं। और देख रहे हैं जिसके जल के अणु क्या कर रहे हैं? इंटर प्रवेश कर रहे हैं बाहर, विलयन से जल के अणु क्या है? आरबीसी में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण इनके आकार बढ़ते चले जाते हैं। आप पढ़े होंगे या देखे होंगे, चने को जल में भिगोया जाता है तो फूल जाता है। क्यों? चने को जल में भिगोया जाता है तो फूल जाता है, या किशमिश को जल में डाला जाता है तो किशमिश फूल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अति परासारी विलयन, क्योंकि चने और किशमिश के जो सांद्रता होंगी अगर जल के अपेक्षा अधिक होते हैं, जिसके कारण जल के अणु क्या करते हैं? इनके अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके कारण ये फूल जाते हैं। लास्ट वाला टॉपिक क्या है? अल्प परासारी विलयन किसे कहते हैं? अब बताइए, ऐसे विलयन, समान ताप पर ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है। समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? अल्प परासारी विलयन कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है ऐसे विलयन को अल्प परासारी विलयन कहा जाता है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम आरबीसी को गाढ़े नमक के विलयन में डाल दें
ध्यान दीजिएगा, ये आरबीसी को हमने या इस तरह से कर सकते हैं, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये गाढ़ा विलयन है किसका, NaCl का। आरबीसी को NaCl के गाढ़े विलयन में रख दिया जाए तो जल के अणु अब क्या कर रहे हैं बताओ, इसके अंदर जो विलायक के अणु होंगे जैसे H2O, ये H2O, ये H2O आरबीसी से निकलकर विलयन में जाने लगते हैं, जिसके कारण आरबीसी सिकुड़ता चला जाता है। किसे कारण, अल्प परासारी विलयन के कारण। आप देखेंगे यदि अंगूर को नमक के गाढ़े विलयन में रखा जाता है तो सिकुड़ जाता है, क्यों, अल्प परासारी विलयन के कारण, क्योंकि नमक के विलयन का परासरण दाब अंगूर के विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण जल के अणु अंदर से बाहर निकलकर विलयन में चले जाते हैं, जिसके कारण उसकी आकार एवं आकृति सिकुड़ती चली जाती है। तो ये क्लियर हुआ। परासरण किसे कहते हैं, अभी हमने आपको बताया परासरण किसे कहते हैं, एक बार और डिफाइन कीजिए इसको, परासरण किसे कहते हैं, विलायक के अणुओं का, किसके, ध्यान दीजिएगा, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। और परासरण की क्रिया में कौन भाग लेता है, अर्धपारगम झिल्ली एसपीएम भाग लेते हैं। एसपीएम को अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं, कभी कभी परीक्षा पूछ देता है एसपीएम क्या है। एसपीएम एक अर्धपारगम झिल्ली है जो विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होते हैं और अन्य पदार्थों के लिए अपारगम्य होते हैं। अर्धपारगम झिल्ली की विशेषता होती है। तो विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन में जा रहे हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परासरण कहते हैं। और हमने आपको बताया कि परासरण दाब किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर हमने बताया कि एक प्रकार का द्रव स्थैतिकी दाब होता है जो विलयन में उत्पन्न होता है, या जो द्रव द्वारा या विलयन द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले एक दाब होते हैं परासरण दाब, जो विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। परासरण दाब वह द्रव स्थैतिकी दाब होता है जो विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से क्या करता है, रोकता है। ऐसे दाब को ओपी या ऑस्मोसिस प्रेशर या परासरण दाब कहते हैं। इसी परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, समपरासारी विलयन, अति परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में आपने क्या देखा, समान ताप पर यदि विलयन के परासरण दाब समान है, समपरासारी, इसमें विलय या विलायक के अणुओं का आवागमन एक प्रकार का क्लोज होता है, अर्थात जितने अणु अंदर जाएंगे उतने ही अणु बाहर विलायक के अणुओं का आवागमन होता है। अति परासारी विलयन में आपने क्या देखा कि समान ताप पर जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा ऐसे विलयन को अति परासारी विलयन कहते हैं। अगर ऐसे विलयन को अगर क्या है जल में रखा जाता है तो विलायक के अणु जो होते हैं बाहर से अंदर की ओर जाने लगते हैं, जैसा कि आरबीसी की आकृति बढ़ती चली जा रही है। ऐसा क्यों, अति परासारी विलयन के कारण। अल्प परासारी विलयन का मतलब होता है जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है, ऐसे विलयन को अल्प परासारी विलयन कहते हैं। इस प्रकार के विलयन में अगर आरबीसी के कण को रखा जाता तो सिकुड़ता चला जाता है, क्योंकि जल के अणु या विलायक के अणु आरबीसी से निकल करके विलयन में जाने लगते हैं, क्योंकि विलयन की सांद्रता आरबीसी के द्रव के सांद्रताओं से क्या होती है, अधिक होती है। तो यही चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़ना था। फिर इसके अंतर्गत हमने आपको क्या बताए थे, विसरण क्रिया प्राय गैसों में होती है। पदार्थों के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। इत्र और अगरबत्ती के गंध कमरे में फैलते हैं, वायुमंडल में फैलते हैं प्राय विसरण के कारण। ये टॉपिक था। अब हम लोग पढ़ेंगे
पराशरण दाब, विलयन में पराशरण दाब ज्ञात करने के कौन कौन से फार्मूला हैं, इसके बारे में आप देखिए पढ़ते हैं। आप देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वांट हाफ नियम क्या होता है। वांट हाफ के नियम की सहायता से हम पराशरण दाब कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार आपने गैसीय समीकरण पढ़ा है, गैस समीकरण किसे कहते हैं? बायल और चार्ल्स के नियम की सहायता से जो समीकरण हम प्राप्त करते थे उस समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। क्या ऐसा है नियम वांट हाफ ने ही दिए हैं? अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको ये ज्ञात करना है कि वांट हाफ के नियमानुसार विलयन का पराशरण दाब हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे, इसको कैसे हम प्रूव्ड करेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूला में कौन कौन से टॉपिक आते हैं जिसकी सहायता से उसका मान रख करके हम समीकरण को सॉल्व करेंगे या न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वांट हाफ के नियमानुसार वांट हाफ ने प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया कि जिस प्रकार गैसों के में गैसीय नियम लागू होते हैं उसी प्रकार विद्युत अनवघट पदार्थों के तनु विलयन का जो गुण होता है गैसों के गुणों के समान माना जाता है। यहाँ पर हमने एक टॉपिक बताया, विद्युत अनवघट पदार्थ, विद्युत अनवघट पदार्थ। इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, विद्युत अनवघट पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसको जल में घोला जाए तो उसका आयनन नहीं होता है। जैसे AB, ये सॉलिड है, इसको हमने जल में घोल दिया, देखना ये लिक्विड हो गया, लेकिन इसका आयनन नहीं हुआ। ये सॉलिड अवस्था में विलयन में घोल दिया, लेकिन ये धनायन और ऋणायन में न टूटे। ऐसे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर धनायन तथा ऋणायन में वियोजित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ को विद्युत अनवघट पदार्थ कहते हैं। और इसी विद्युत अनवघट पदार्थ पर वांट हाफ ने अपने नियम प्रस्तुत किए थे। इन्होंने बताया था कि विद्युत अनवघट पदार्थों के तनु विलयनों का जो गुण होता है गैसों के गुणों के समान होता है, अर्थात विद्युत अनवघट के तनु विलयन पर बायल और चार्ल्स के नियम लागू हो सकते हैं। इसके संबंध में दो टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे बायल वांट हाफ नियम, बायल वांट हाफ नियम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक गैसों में क्या पढ़े थे? स्थिर ताप पर किसी गैस का जो दाब होता है या किसी गैस का जो दाब होते हैं उसके या आयतन जो होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलयन की बात कर रहे हैं। विलयन को हम सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। तो बायल वांट हाफ के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो पराशरण दाब होगा उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। किस नियमानुसार? बायल वांट हाफ के नियमानुसार। बायल वांट हाफ के नियमानुसार किसी विलयन का जो पराशरण दाब होते हैं, पराशरण दाब को पाई से व्यक्त करते हैं। पाई प्रोपोर्शनल C, ये समीकरण नंबर इसको मान लीजिए 1। C क्या है? विलयन की सांद्रता है। पाई क्या है? विलयन का पराशरण दाब है। किस नियमानुसार? बायल वांट हाफ के नियमानुसार। बायल वांट हाफ के नियमानुसार किसी विलयन का जो पराशरण दाब होते हैं विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। किस पर? स्थिर ताप पर। दूसरा टॉपिक देखिए, चार्ल्स वांट हाफ नियम। इस नियमानुसार क्या करेंगे? स्थिर सांद्रता पर स्थिर सांद्रता पर क्या होगा? स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो पराशरण दाब होता है उसके परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। पाई प्रोपोर्शनल क्या होगा? T
ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकेंड है। क्लियर हुआ। वांट हाफ का नियम एक बार और समझ लीजिए। वांट हाफ का नियम ये एग्जाम में आता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है और फार्मूला लिखने के लिए भी आता है। वांट हाफ का नियम एक बार और समझ लीजिएगा। जिस प्रकार गैसीय नियम गैसों पर लागू होता है, उसी प्रकार विद्युत आणवघट के तनु विलयनों पर विलयनों का जो गुण होते हैं गैसों के क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात वैद्युत आणवघट के तनु विलयनों पर गैसीय नियम लागू हो सकते हैं। इसी के आधार पर वांट हाफ ने दो नियम प्रस्तुत किए। नंबर एक, बायल वांट हाफ का नियम। इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब होगा विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। चार्ल्स वांट हाफ नियमानुसार क्या पढ़ेंगे, स्थिर सांद्रता पर विलयन का जो परासरण दाब होता है उसके परम ताप के समानुपाती होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन आगे के टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। आगे का टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, इसको ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए। समीकरण 1 एवं 2 को क्या कर दीजिए, मिलाने पर समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे तो क्या होगा, P जो है पाई प्रोपोर्शनल C इंटू टी। पाई प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, पाई इक्वल टू C इंटू आर टी। जहाँ R क्या है, गैस स्थिरांक होता था, उसी तरह R को हम क्या कहेंगे, विलयन स्थिरांक कहते हैं। एक फार्मूला आपको प्राप्त हुआ। ये मान लीजिए क्या है, समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 1 से आपने क्या प्राप्त किया, पाई प्रोपोर्शनल C। समीकरण 2 में क्या प्राप्त किया, पाई प्रोपोर्शनल T। दोनों समीकरण को मिला दिए तो पाई प्रोपोर्शनल C इंटू टी प्राप्त हुआ। प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक R प्राप्त होता है। R एक कांस्टेंट है जिसे विलयन का स्थिरांक कहा जाता है। जिस प्रकार गैस स्थिरांक कहे जाते थे उसी प्रकार हम R को क्या कहेंगे, विलयन स्थिरांक कहते हैं। अब देखो एक फार्मूला प्राप्त होगा। पाई क्या है, विलयन का परासरण दाब। C क्या है, विलयन की सांद्रता। R क्या है, विलयन स्थिरांक है। T क्या है, परम ताप है। यदि देखो, यदि विलेय के एक मोल भी लीटर आयतन उपस्थित हो, देख रहे हैं, यदि विलेय के 1 मोल भी लीटर आयतन में उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में C इक्वल टू क्या होता है, 1/v। C सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। सांद्रता का अगर देखा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। 1 मोल उपस्थित है भी लीटर में, अर्थात इस फार्मूला में समीकरण 3 में मान रखिए। समीकरण 3 में अगर C का मान रख दिया जाए, समीकरण 3 में C का मान रख दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, पाई इक्वल टू 1/v इंटू क्या होगा, आर टी। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पाई इंटू वी इक्वल टू क्या होगा, आर टी। एक फार्मूला और प्राप्त हो गया आपको। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है। अब बताइए यहाँ पर पाई क्या है, विलयन का परासरण दाब। भी क्या है, विलयन का आयतन। आर क्या है, विलयन स्थिरांक है। टी क्या है, परम ताप है। ये फिर देखो, यदि विलयन के भी लीटर में विलेय के n मोल उपस्थित हों, आप बताओ, यदि विलयन के भी लीटर में विलेय के कितने मोल उपस्थित हों, n मोल उपस्थित हों, ऐसी स्थिति में एक फार्मूला और प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे आपको पाई इक्वल टू भी या पाई इंटू भी इक्वल टू क्या होगा, n इंटू आर टी। जहाँ n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है।
आप जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, यन बराबर क्या होता है, यन बराबर होता है W/m, विलेय की मात्रा, इसको बोलते हैं विलेय की मात्रा, इसको क्या बोलते हैं विलेय का अणुभार। आप बताइए मोल को ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, W/m, विलेय की मात्रा में विलेय के अणुभार का हम डिवाइड कर दें तो हमको क्या प्राप्त होता है, मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप बताओ इस समीकरण नंबर जो आपका जो 5 जो प्राप्त हुआ था, अब समीकरण 5 में यन का मान रख दीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 5 में यन का मान रखने पर, यन का मान रख दीजिए तो क्या प्राप्त होगा बताओ, पाई इंटू भी इक्वल टू क्या लिखोगे, W/m इंटू RT। ये इक्वेशन नंबर 6 है। आप बताओ आपको 3 फार्मूला प्राप्त हुए, एक फार्मूला ये, दूसरा ये प्राप्त हुआ, तीसरा ये प्राप्त हुआ और जो है चौथा ये प्राप्त हुआ। आपके 4 फार्मूला प्राप्त हुए। इसी चारों फार्मूलाओं पर न्यूमेरिकल लगेंगे। यदि सांद्रता दिया है तो इसका मान रखेंगे, अगर आयतन दिया है तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, यदि पदार्थ की मात्रा दिया है, पदार्थ का अणुभार दिया है तो इस फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं। जहां जो R है, R इक्वल टू क्या लिखोगे, विलयन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक है, इसका मान फिक्स होता है। इसका मान कितना रखोगे, 0.083 लीटर बार प्रति केल्विन प्रति मोल। आर का मान फिक्स होता है। आर का मान कितना लिखोगे, आर का मान दे या ना दे, या आर का मान दिया है तो आप लिखेंगे, यदि आर का मान नहीं दिया तो इसका मान याद कर लीजिए, 0.083 लीटर बार प्रति मोल प्रति केल्विन, ये आर की वैल्यू होती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लगाते समय अगर तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया है, यदि तापमान किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो डिग्री सेल्सियस को परम ताप में बदलने के लिए, परम ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। तो ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस को परम ताप में बदलने के लिए, परम ताप में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, 273 अगर हम जोड़ देंगे तो उसका मान किस में हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर दिया है क्वेश्चन, तो इसका मतलब 25 में कितना जोड़ोगे, 273 जोड़ करके उसके मात्रक को केल्विन में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर मात्रक केल्विन है। ये क्लियर हुआ। वांट हाफ की नियम की सहायता से विलयन का पराक्षण दाब आप कैसे ज्ञात करोगे, तभी आपको बताया गया कि वांट हाफ ने यह स्पष्ट किया कि जिस तरह से गैसीय नियम गैसों पर लागू होते हैं, उसी प्रकार विद्युत अनवघट के तनु विलयन का जो गुण होता है गैसों के समान होते हैं, अतः इन पर भी गैसीय नियम लागू हो सकता है। इसी के संबंध में उन्होंने अपने नियम प्रस्तुत किए, जिसकी सहायता से समीकरण पाई इक्वल टू C इंटू RT भी प्राप्त हुआ, पाई इंटू भी इक्वल टू RT भी प्राप्त हुआ, अब पाई इंटू भी इक्वल टू N इंटू RT प्राप्त हुआ, पाई इंटू भी इक्वल टू W/m इंटू RT भी प्राप्त हुआ। अगर क्वेश्चन और R का मान तो फिक्स रहेगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस में दिया रहे उसका तापमान, तो उसके तापमान को परम ताप में बदलने के लिए 273 क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। इसी पर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। तो ये क्लियर हुआ, वांट हाफ की सहायता से विलयन का हम पराक्षण दाब कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये क्लियर हुआ जितना आपको पढ़ाया गया। जय हिंद।